अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मुझे रिटायरमेंट से बाहर निकाला गया है, क्योंकि ये फ़ील हुआ था कि शायद आज जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है अब पॉडकास्ट पे आने की तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं आ गया हूँ। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली कलानी साहब, जी, जो कराची से एक म्यूज़िशियन है और थोड़ा अलग किस्म का वो म्यूज़िक बनाते हैं। आप में से जो व्यूअर्स अगर शौकीन हैं 80s के म्यूज़िक के, जो 80s का सिंथ पॉप था जिसको आजकल सिंथ वेव या रेट्रो वेव के नाम से जाना जाता है, तो उस किस्म का म्यूज़िक है। और थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अली भाई कि एग्जैक्टली ये सिंथ पॉप किस किस्म का म्यूज़िक आप बना रहे हैं? बिल्कुल। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पे आपको मुझे बुलाने का। तो ये है कि बेसिकली मेरा जो म्यूज़िक का जो जॉनरा है, वो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड है क्योंकि मैं 90s की बॉर्न हूँ, 96 की। तो मुझे ऐसे गाने सुनने में बहुत मज़ा आता था जो चेरी चेरी लेडी और इस तरह के जो पुराने गाने होते थे। तो क्योंकि ऐसे गाने होते हैं जब आप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो ये गाने आपके दिमाग में जो है ना स्टक हो जाते हैं। तो सिंथ वेव बेसिकली ये होता है कि इसमें जो है ना रिवर्ब ज़्यादा होता है। है ना, आप गेटेड रिवर्ब्स लगाते हो स्नैर्स पे, और ये होता है कि थोड़ा मिड टेम्पो और रिवर्ब 80 टू 120 बीपीएम के बीच के इस तरह। ऑडियंस को थोड़ा समझाने के लिए, जिसके रिवर्ब का मतलब जो एक एको का एको इफेक्ट एको आता है। फील जो आता है इन लेमन्स टर्म्स, जो बेसिकली आप कभी कभार देखते हैं कि गाने बजते हैं कॉन्सर्ट्स में या किसी भी इवेंट पे, तो उसमें एक इफेक्ट्स को नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोलते हैं इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स जब ऐड होते हैं तो उसकी गूंज जो है ना वो ज़्यादा सुनाई देती है, और वो जब रिटर्न होके आते हैं तो वो सुनने में अच्छा लगता है, फिल्ड लगता है वो पूरा। ऐसे वो क्लासिक एक 80s का साउंड है। बिल्कुल आई गेस यहाँ पे आप मे बी नाजिया हसन की का एग्जांपल दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मे बी लाइक सजाद अली के कुछ गाने जो हैं उनका आप एग्जांपल दे बिल्कुल सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में भी एक 80s का का टाइम था, वेव बिल्कुल चला था। जिस टाइम पे हम मोस्टली जो दुनिया के पॉपुलर गाने थे जिस तरह सजाद अली का वो, खैर आई गेस वो ज़्यादा, वो इतना 80s नहीं है, मोर लाइक 90s पॉप। बट जिस तरह वो बेबिया, एक अरबिक सॉन्ग का वो दीदी, आई डोंट नो अगर आपको उस चीज़ का आइडिया है, बट इस तरह काफ़ी ज़्यादा गाने जो उड़ाए हैं थे, उनको बिल्कुल आप बिल्कुल। कॉपी करके यहाँ पे जो वेस्टर्न ट्रेंड्स थे उनको हम एमुलेट कर रहे थे। तो अच्छा, अब आप मेजॉरिटी अगर आजकल का म्यूज़िक देखें तो देर इज़ एक 80s का काफ़ी चली थी, बट वो मोस्टली वेस्टर्न दुनिया में चली थी। यहाँ पे हम ज़्यादा, आई वुड से अभी तक पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो एक रॉक या तो रॉक एक हिप हॉप और इस तरह रैप्स में ज़्यादा जो है वो आ गया है, वो ज़्यादा आ गया है। ऐसे हिप हॉप आई गेस विद ये तलहा अंजुम और बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मुझे इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन का। बट जिस तरह आई गेस ये तलहा अंजुम है, और कौन है यार वो जो तला यूनुस है, जोखे है। या यंगस्टर्स वो और ये सारे यंगस्टर्स का बस। बिल्कुल पार्ट, बिल्कुल। अच्छा, वो तला जी, यूनुस वो उसी में तला है। अंजुम और तला यूनुस माशाल्लाह से बहुत ही जाने माने जो है गुलकार है। राइट। तो ये उन्हीं का ग्रुप था, और इन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था जब रॉ था, एकदम बेसिक था रैप का। और फिर उन्होंने जो है करते गए तो लोगों को पसंद आने लगा, और अभी जो है माशाल्लाह से दे आर अनटचेबल्स। तो रॉक म्यूज़िक की भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी एक अभी तक नीश है। जिस हुँ, तरह फॉर एग्जांपल कश्मीर अभी भी काफ़ी बिग है। और इसका जनरली यानी कि रॉक और सिंगर सॉन्ग राइटर, यानी कि आपकी अकूस्टिक गिटार हो गई, उसके ऊपर कोई बिल्कुल। बंदा गा रहा है, वो चीज़ें अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं। प्लस ये हिप हॉप की एलिमेंट्स अब आना शुरू हो गए हैं। तो आपने जो सिंथ का म्यूज़िक बनाना शुरू किया है, ये थोड़ा लाइक एक डिफरेंट चीज़ है, क्या जी। रिसेप्शन मिली है अभी तक आपको? मतलब ये है कि काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग थोड़े स्केप्टिक है इस बारे में कि ये नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है कि हर चीज़ जो ना, द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अगर हम ये बोले कि आज जो म्यूज़िक चल रहा है वो ज़िंदगी भर चलेगा, तो ये इट्स नॉट राइट। तो आपको कहीं न कहीं जो है न्यू टेस्ट देना ही पड़ेगा लोगों को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि मैं 1% तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मेरा म्यूज़िक कहीं न कहीं कुछ लोगों को पसंद आए। और इस म्यूज़िक से मैं जिन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, जिन ऑडियंस को मैं ढूँढना चाह रहा हूँ, वो वही है जो 80s और 90s के गानों के लवर्स हैं।
मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस अगर बनती है तो वही बने जो जिनको जो एक क्रेज़ एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी अब तक गाने सुने हैं मेरे, तो वो यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया बचपन का टाइम हिट करता है कि यार हम सड़कों पे चल रहे हैं और जेट स्पॉट खा रहे हैं। तो ये जो टाइम था ना, मैं चाहता हूँ कि यही ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं मैं ढूंढूं ऐसी ऑडियंस को अपने म्यूजिक से, तो हो नहीं, सकता है ये सिंथवेव कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक चीज़ है कि आई थिंक एक जनरेशन एक म्यूज़िक के साथ ग्रो अप करती है और फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो उस चीज़ को करते हैं, एमुलेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह वो एक साइकिल चलता रहता है। 80s के जैसे सिंथ पॉप का हमने देखा है कि काफ़ी उसका एक ट्रेंड दोबारा से आया है, काफ़ी ज़्यादा लोग उस इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक वो कौन सा गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो कौन है यार, वो ब्राउन मुंडे वाले बॉयज़, एपी डिलन एपी डिलन काफ़ी वो एक 80s ही वाइब थी। उसका जो गाना था एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस वो कितना हिट हुआ था, कितना synth, बिग हुआ था, ह्यूज हुआ था। सो synth, वो एक 80s सिंथ पॉप टाइप ही वाइब फुल थी। मायामी वाइस वाली वाइब्स उसकी थी। हाँ एग्जैक्टली, मायामी वाइस टाइप उसकी वाइब्स थी। तो वही यानी कि चीज़ जो है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऑफ कोर्स यानी कि आतिफ असलम और ईपी और ये सब थे, बट एट द सेम टाइम जो बिकॉज अब वेस्टर्न म्यूज़िक भी जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस ओवर कर रहा था। तो आई रिमेंबर उस टाइम पे लिंकिन पार्क लोग बहुत शौक से सुनते थे, एम उस टाइम पे बहुत बिग था, और बैकस्ट्रीट बॉयज़ थे, और कौन सिंगर्स थे, जस्टिन टिम्बरलेक था, लिल वेन काफ़ी चला था, लिल वेन था। स्नूप डॉग। तो हम देखते हैं कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि इस तरह के जो अब 2000s का जो म्यूज़िक था ना वो भी उसको यानी कि दोबारा इन स्टाइल आना शुरू हुआ है। लोग थोड़ी जो सी हैं चेंजेस करके, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके उसको हाँ लेट्स से थोड़ा मॉडर्न स्पिन दे के नू मेटल जैसे हो गया, इस तरह की जो म्यूज़िक है वो दोबारा से इसका एक रिसर्जेंस हो रहा है। तो ये चीज़ें आई गेस चलती रहती हैं। पाकिस्तान के केस में आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मुझे आई मीन कंपेयर टू जो इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन बैक इन द डे यानी कि मेरे जो बचपन के गाने हैं, और आई थिंक ये बड़ी क्लीशे चीज़ है, क्या कहते हो हाँ मेरे बचपन में चीज़ें बेहतर होती थी, और जिस तरह वो अंकल नहीं कहते कि हमारे बचपन में तो ऐसा होता था। बट वाकई यानी कि अगर आप देखो तो उस टाइम पे जिस तरीके से जो क्राफ्ट्समैनशिप थी म्यूज़िक की, जिस तरीके से गानों के स्ट्रक्चर्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती थी यानी कि फ्लूट्स यूज़ हो रही हैं, आपकी हारमोनियम्स यूज़ हो रही हैं, एक फ्लो होता था, एक ऐसा फ्लो था जिसमें आप खो जाते थे, बस आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन एक नैरेटिव चल रहा है उस गाने का, चल रहा होता था। गानों के स्ट्रक्चर्स जो थे वो बड़े वेल रिटन थे। और मगर अब अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा टेक ओवर हुआ है ऑफ जस्ट आई वुड से क्लब म्यूज़िक, उसको मैं कहूँगा फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, यानी कि म्यूज़िक जो ज़्यादा फोकस्ड है ऑन बिग बीट्स और बहुत हाइपर प्रोड्यूस्ड, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा, एक एक नोट की आपको क्लीन आवाज़ आनी चाहिए और कोई उसके अंदर रॉनेस नहीं है। जैसे पहले जब आप अगर एक माइक पे लगा के आप हारमोनियम को रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो माइक रूम की भी आवाज़ पकड़ रहा है, वो उस हारमोनियम की जो कीज़ हैं वुड की उसकी आवाज़ आपको आ रही है। सुना था जो चुपके रात दिन बिल्कुल तो उसका जो रिकॉर्डिंग थी उसमें जो उनकी जो स्टार्ट की जो थी वो ही इतनी ऑन पॉइंट थी कि उसमें अगर उसमें आज के ज़माने में रिकॉर्ड किया जाता तो आई थिंक उसको इतना ज़्यादा ये लोग ऑटो ट्यून करके इतना ओवर एग्जिजरेट करके म्यूज़िक को सेल करते कि उसकी वो जो है ना एक कलाकारी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो लाइक पहले जिस तरह हम देखते थे कि वो जो इम्परफेक्शंस होती हैं आवाज़ में और रिकॉर्डिंग में वो बड़ा एक वार्मनेस ऐड करती हैं, और अब यानी कि चीज़ें डिजिटल और कोल्ड साउंड करना शुरू हो गई हैं। एंड इवन वो नहीं है जो पहले एक होता था ना, एक गाने में सोल होता था, गाने क्यूट से होते थे, राइट, और दिल होता था उसमें बेसिकली। हाँ राइट, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आप सुनते हो तो वो बहुत ही ओवर सेक्सुअलाइज्ड होते हैं, या वो ये पैसों की बात हो रही है कि मेरे पास पैसे बहुत है, मेरे पास ये बहुत है। इवन हमारी जो रैप होती है, लाइक तल्ला अंजुम जो है वो बीच में कह देगा ये मैं 5 वक्त का नमाजी मैं काजी, बट फिर साथ ही लाइक वो उन्हीं चीज़ों की बातें कर रहा होता है, यानी कि यू नो कि वीड की बात हो रही है बीच में, ये सारी चीज़ें।
एंड मैं जब छोटा था तो ये उस टाइम ना एम की बहुत कंट्रोवर्सी चली हुई थी अमेरिका में, बिकॉज एम गालियाँ देता था अपने म्यूज़िक में. एंड हमें ना बचपन में हमेशा वो ये कहते थे कि यार इस तरह के गाने ना सुनो, ये यानी कि मुआशरा ख़राब करते हैं. और बचपन में हमेशा मुझे होता था कि यार ये क्या, ये बूढ़े लोग बस ऐसी बातें करते रहते हैं, ये लाइक धकियानूस सोच है, वो आर्टिस्ट है, वो अपनी आर्ट एक्सप्रेस कर रहा है. लेकिन आजकल अब मैं जब देखता हूँ तो लाइक आई सी के मिसाल के तौर पे बच्चे ड्रेक सुन रहे हैं, या बच्चे वो वीकेंड सुन रहे हैं. वीकेंड सुन रहे हैं, ठीक है. या कन्वर्सली यानी कि चलो आप ये इन लोगों को ले लो, क्या नाम है, यो हनी सिंह और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वॉट एवर, आई डोंट नो कि यूनिवर्सिटीज़ में लोग करण क्या औजला सुनते को हैं. सुन रहे हैं. एग्जैक्टली. मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, सिर्फ मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दे दें. ये अल्फाज हैं एक बहादुर पुरअज़्म बलोच अकबर खान जमाली के, जो जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पे पिछले 25 साल से कुली के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था. उसकी बीनाई ख़त्म हो चुकी है और उसकी बिल्कुल दुनिया अंधेर हो चुकी है. वो अपनी 8 साल की बेटी की मदद से, जो उसकी उंगली पकड़ के उसको प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म लेके जाती है, ये फ़राइज़ अंजाम देकर रिज़्क़ हलाल कमा रहा है. लेकिन उसने दरख्वास्त की है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब से और रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब से. पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें. सिर्फ 3,000 रुपए की बात है. सी यू देयर इंशाल्लाह. तो इनके जो लिरिक्स होते हैं, जब आप इनके लिरिक्स सुनो, यानी कि वीकेंड या ड्रेक या ये लोग जिस तरीके से ये औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, या जिस तरह नशा करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट जो है, एक लड़का जिसको बेहतर कोई वो इस चीज़ को देख रहा है और उसका ग्लैमर देख रहा है और पैसे और शराब और लड़कियां और ये सारी चीज़ें, तो उसकी क्या प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो? और फिर यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में होता भी यही कुछ है, यानी कि वो बच्चे, उनकी प्रोग्रामिंग यही हो फिर रही है. यही चीज़ें आपस में दूसरों को भी सिखा रहे होते हैं. जो उनका ग्रुप होता है, जब बैठते हैं 4-5 दोस्त, तो वो यही बातें करते हैं और फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि ये एक तरीके से सही है नशा करना, इस बारे में लड़कियों के जो है ना पार्ट्स के बारे में बात करना, इस तरह. तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी यूथ को हर्ट कर रहा होता है. लेकिन ये है कि लोगों को खुद ही समझना चाहिए व्हाट टू इनटेक एंड व्हाट नॉट टू. क्योंकि देखें, एक आर्टिस्ट तो अपना आर्ट दे रहा है मार्केट में, राइट. जिस तरह एक मूवी आती है, उसके अंदर उसमें लिखा होता है कि ये 18+ है, इसमें ये भी सेक्सुअल चीज़ें भी है, क्राइम भी है, लव भी है, रोमांस भी है. अब ये है कि आपको खुद ही परसीव करना है कि आपको क्या चीज़ें इनटेक करनी है, वो देखने के बाद, सुनने के बाद क्या नहीं करनी है. इस चीज़ के बीच का जो फासला है, जो लाइन है ना, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं. राइट. अच्छा, वैसे शायद किसी ज़माने में मैं एग्री करता बिल्कुल आपके साथ 100% के ऐसा ही होना चाहिए. और चलो, अगर मूवीज़ जो हैं उनके अंदर ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप अडल्ट्स हैं, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ गलत है. बट आई थिंक एक किसी हद तक ना इस एक सेंसरशिप का लेवल होना चाहिए कि यानी कि हर चीज़ जो है वो आपको खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि जो मर्ज़ी आप. मैं एक दफ़ा, मेरे एक इंडियन दोस्त है जो हैदराबाद से है, उससे मुझे कहा था कि यार जो इंडिया है ना, उसके अंदर ये जो रेप का क्राइसिस है और ये सारे जो इश्यूज़ हैं कि वो इतना बुरा सलूक करते हैं औरतों के साथ, वो बॉलीवुड की वजह से है. और उस टाइम मैंने उसके साथ बड़ी बहस की थी. मैंने कहा यार नहीं, बॉलीवुड तो एक एक लेट्स से आर्ट फॉर्म है, और एक आम बंदा जो है, आई डोंट थिंक उस पर कोई उसकी साइकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ का. लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ, यानी कि वो यूनिवर्सिटी के दिन थे, तो आई थिंक वाकई यानी कि बॉलीवुड जिस तरीके से अब औरतों को डिपिक्ट करता है, और जिस तरीके से यानी कि सारा उनका म्यूज़िक जो है वो इस चीज़ को डिपिक्ट करता है, आई थिंक उसका भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. विच इज़ वाई आई हैव ऑलवेज लाइक्ड कि पाकिस्तानी गाने जो थे, म्यूज़िक जनरली क्यूट सा होता है. उसमें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती डिस्कशन. कभी दिल टूटा है तो उसके बारे में बात कर लिया, कभी साथ छूटा है तो उसके बारे में बात कर लिया. तो ऐसी, क्योंकि हम लोग जो है ना एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी है. तो हम कुछ भी करने जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये चलता है यार ये 4 लोग क्या बोलेंगे. तो वो नहीं कहलाते जो PTSD होता है.
तो हम लोग सोच में ही PTSD ले लेते हैं, जो चीज़ हुई ही नहीं है। राइट कि यार ये हम लोगों ने गाना गाना शुरू किया, लोगों ने हम पे ताने मारना शुरू किए, हंस रहे हैं, छोड़ दे यार, वो चीज़ हुई ही नहीं। अरे तुम करो तो सही, उसको हंसने तो दो, चलो तुमको पता होना चाहिए तुम क्या हो। राइट अगर आप यही सोच के चलोगे तो आप इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलोगे, जिसमें आपको बोला गया भाई आप एक NPC कैरेक्टर हो, आपको सुबह उठना है, काम पे जाना है, शाम में खाना खा के चुपचाप सो जाना है। बिल्कुल तो आप बाहर निकलो ना इस चीज़ से, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, मैट्रिक्स चाहता है कि आप बाहर निकलो, आप अपने आप को पुश करो, रिस्क लो, अपनी स्टोरी खुद लिखो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ना एक ही सर्कल में पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं और एंड बेड पे रिग्रेट्स, सिर्फ रिग्रेट्स। स्पीकिंग ऑफ NPCs, अगर हम बात करें थोड़ा जो पॉपुलर म्यूज़िक है, अगेन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि पॉपुलर लोग आजकल क्या सुनते हैं, यानी कि पॉपुलर म्यूज़िक क्या है। लेकिन एक चीज़ जो आई गेस हमारे बचपन में हमने देखी कि कोक स्टूडियो आया था, एंड कोक स्टूडियो ने आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी टेक ओवर किया म्यूज़िक इंडस्ट्री को। आई डोंट थिंक अभी भी यही केस है, आई थिंक काफ़ी हद तक अब नहीं अभी भी चीज़ें है माशाल्लाह से। उनके झोल वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक एवर प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। तो इवन इंडिया के लोग जो है दे आर गॉन क्रेजी कि इतना परफेक्टली क्यूरेटेड गाना कैसे बन के निकला है, और इतने इतने परफेक्ट उसके इंस्ट्रूमेंट, मतलब कितना परफेक्ट वो गाना है। अगर आप कभी भी सुन लो, बीच से भी सुन लो, एंड से भी सुन लो, यू विल फील कि यार एक पाकिस्तानी टच, एक कल्चरल टच आपको मिलेगा। फिर आपको हसन रहीम के गाने और इस तरह के, मतलब काफ़ी ऐसे नए गाने आ रहे हैं अभी भी, जो कि जिसकी वजह से जो ना पाकिस्तानी कोक स्टूडियो आई थिंक विल ऑलवेज बी बेटर देन द इंडियन। में ये नहीं बोल रहा इंडियन बेटर नहीं होगा, नहीं पर नहीं, आई I थिंक think कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो हमेशा से आई थिंक पाकिस्तानी, एंड आई थिंक इंडियंस एडमिट टू दिस थिंग कि हमारा जो म्यूज़िक सीन है वो हमेशा बेहतर, यानी उनके पास उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बट बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। का जो सबसे बड़ा उनका फ़ायदा ये है कि बॉलीवुड के जो गाने पुराने हैं और नए जो निकल के आ रहे हैं ना, उसमें आपको दिल चाहता है कि आप, क्योंकि आप शादी में देखो कौन से गाने बज रहे होते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, पुराने पुराने ले लो, नए ले लो। राइट तो आई थिंक देयर बिगेस्ट फ्लेक्स इज दैट दे हैव बॉलीवुड। एग्जैक्टली, बट आई थिंक जो एक सॉन्ग राइटर, यानी कि वो क्राफ्ट ऑफ अ सॉन्ग राइटर होता है ना, स्पेशली हमारे बैंड्स, अगेन मैं कहूँगा हमेशा जिस तरह लाइक जैसा कोक स्टूडियो के अंदर भी शुरू में आई थिंक उसकी अपील यही थी कि वो एक लाइव शो होता था। तो आप देखते थे काफ़ी टैलेंटेड म्यूजिशियंस लाइक गम्बी जिस तरह ड्रम्स बजा रहा होता था, एंड आपके पास पूरी एक स्टार स्टडेड कास्ट थी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की। मेरा वैसे क्रिटिक ये है कि आई थिंक कोक स्टूडियो आहिस्ता आहिस्ता ना बस ये चीज़ बन गया कि अच्छा बस अब हमने कल्चर दिखाना है, तो अच्छा आप पश्तो तो आप भी आ जाओ, आप ये फ़लाँ चीज़ बनाते हो, अब आप सिंधी बंदे को ले आएंगे, और ये मतलब कोक मुझे ये चीज़ क्यों आके बता रहा है, राइट, कि आपका कल्चर ये है, और बस उसको वो बहुत ही, यानी कि वो कर दे, अब उन्होंने कर दिया है कि वो बहुत ओवर प्रोड्यूस, और वो जो सोल होता है ना, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कहीं ना कहीं हो सकता है कि चीज़ों का एक सोल होता है, जब वो इम्परफेक्ट होती हैं, इम्परफेक्शंस उनके अंदर होती हैं, और अब चीज़ें इतनी, यानी कि वो साफ़ सुथरी और क्लीन और उस तरह करके, जिस तरह वो क्या था यार, जिसके अंदर वो 3 उन्होंने ख़वातीन ढूंढी थी जो गाना गा रही थी, जिसके अंदर हम, वो रैपर भी था हमारा फारिस शफी, ब्लॉकबस्टर था वो गाना, ब्लॉकबस्टर, जिसके अंदर वो पूरी म्यूजिक वीडियो है इसकी, वन टेक शॉट चले, वन टेक शॉट, यानी कि ये ठीक है, ओके। नहीं माशाल्लाह से वो तो मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा था। आई मीन यार इट्स लाइक कि अगर आपके पास $1 मिलियन इंडस्ट्री पीछे है और आप एक चीज़ बना रहे हो, चलो ओके फाइन, बट वो रौनक उसमें नहीं है जो लेट से पहले उसके अंदर थी, एक जुगनी जी टाइप एक रौनक जो है, या जो गरज बरस जिसके अंदर, वाय तो गरज बरस जिसके अंदर क्या नाम है जुनून का सिंगर, अली अज़मत और क्या राहत फ़तेह अली, उन दोनों की कोलैबोरेशन है, कभी सुना है वो गरज बरस, जिसके अंदर गरज बरस गाना है, रॉक सॉन्ग है, और फिर बीच पे राहत फ़तेह अली की कोई 2 मिनट की वोकल सोलो है। तो लाइक इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स आई फेल्ट लाइक वो मज़े की थी, और उनमें एक रौनक थी, और वो सब कुछ लाइव हो रहा था,
और अब यानी कि वो इतना कि ओ ये देखो ये पाकिस्तानी कल्चर है एंड देयर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, या पाकिस्तान, यू नो, और कोक है पीछे उसके। खैर आई डोंट नो, ये मेरी शायद थोड़ी नहीं, पॉलिटिकल इसमें ये बिलीफ्स बीच में बिल्कुल आ रही एक हैं। नहीं, इसका एक अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन ये इसमें दूसरी एस्पेक्ट में देखें तो ऐसे टैलेंट जो फैले हुए हैं इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, तो उनको ये लोग ढूंढ के लाना उनको, क्योंकि इतने सालों तक उनको नहीं मिला है वो फेम। उन्होंने छोटे छोटे लोकल जगहों पे परफॉर्म किया है, और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, स्टेज देना, अपनी कलाकारी श्योर, दिखाने का, बट वो भी लाइक एक उसके पीछे यू नो वो क्या है, व्हाट्स द मैकेनिज्म, और उसका एंड गोल क्या है कि कोक की सेल ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कोला पीते हैं वैसे। अच्छा, नेक्स्ट खोला वो बाइकआउट किया हुआ। रेकमेंड आप भी वही पिए। बहरहाल सो अच्छा, एक पाकिस्तानी मे बी लाइक ये इतनी वेल नोन चीज़ नहीं, बट आई हैव सीन के पाकिस्तानी अंडरग्राउंड जो है, एक अंडरग्राउंड म्यूज़िक सीन हमारा काफ़ी ज़्यादा है। और आप जिस तरह सिंथ पॉप बना रहे हैं, सिंथ बेस्ड म्यूज़िक, तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगा टू अ फ्रेंड ऑफ द पॉडकास्ट और एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन, जनूबी खरगोश। जनूबी खरगोश से है कोई वाकफियत का आइडिया है? अगर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली आप जाके उनका ना थोड़ा म्यूज़िक चेकआउट करो। सिंथ का ही है। सिंथ बेस्ड म्यूज़िक, और जनूबी खरगोश इज़ वन ऑफ द फ्यू म्यूजिशियंस पाकिस्तान में जो एक्चुअल सिंथ्स उसने ख़रीदे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, एनालॉग सिंथ्स जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल राइट, जो पुराना 80s का साउंड था। आजकल जो आप सुनते हैं ना मोस्टली सिंथेसाइजर्स, वो डिजिटल सिंथ्स होते हैं, बिल्कुल। तो वो कंप्यूटर जो है ना वो नकल कर रहा होता है उस सिंथ की। मगर जो प्रॉपर एनालॉग सिंथ होता है वो एक मशीन होती है प्रॉपर, उसके अंदर यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उसका म्यूज़िक बना रहे होते हैं, तो उसका बड़ा वार्म सा साउंड होता है, और उसको आपको ट्यून भी करना पड़ता है बाय द वे, जिस तरह आप गिटार को ट्यून नहीं करते उस तरह वो एनालॉग में तो हर चीज़ को इनिशियल बेसिस पे टचअप्स करना पड़ता है। तो जनूबी खरगोश जो है वो इस तरह का ज़रा थोड़ा डिफरेंट आई वुड से किस्म का म्यूज़िक बनाता है, एंड ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। उसका एक गाना आई थिंक एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में भी है। अच्छा, माशाल्लाह। या सो एंड मिस मार्वल के साथ भी उन्होंने काम किया है। एंड हाँ, तो लाइक दिस इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि अब एक दोबारा से ना इंडिपेंडेंस की स्पेस बन रही है, बिल्कुल, बिकॉज वी सी के अब बिकॉज जिस तरह आपने माशाल्लाह से, बल्कि इस पे भी हम आते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें जो बनाई हुई हैं, एंड आई वुड रिकमेंड आप जाके यूट्यूब पे इनका म्यूज़िक चेकआउट करें। वो कम्प्लीटली आपने खुद ही बनाई हैं, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्टूडियो या प्रोड्यूसर या कोई ऐसी चीज़। प्रोड्यूसर आप अब ये है कि खुद ही खुद ही थोड़ा थोड़ा करते करते, क्योंकि इनिशियली मेरे जो गाने थे वो आपको फील होंगे, क्योंकि एक तो मैं इनिशियल जो गाने बनाता था वो मैं ऑलरेडी किसी की म्यूज़िक होती थी वो लेता था इनिशियली, लेकिन वो म्यूज़िक और वो गाना जो है आप स्पॉटिफाई पे नहीं डाल सकते हो, आपको ओरिजिनल गाने सिर्फ डाल सकते हो। आप बस गाते थे और पीछे इंस्ट्रूमेंटल यानी कि कोई और होता। और उसमें फिर थोड़ी मिक्सिंग करके मास्टरिंग करके मैं उसको वीडियो के साथ डाल देता था अपलोड। फिर जब मैंने ये सीखा कि भाई अब स्पॉटिफाई पे नहीं डाल पाऊंगा, तो मैंने बोला फ़ायदा नहीं है ना फिर ये, तो फिर सीखा मैंने सारी जो मेरे जितने पुराने गाने थे उन्हीं को मैंने जो है वो न्यू बनाया। तो मेरी फर्स्ट एल्बम थी गुड बाय पड़ी के नाम से, और सेकेंड एल्बम थी 1996 जो लेटेस्ट है। तो उसमें जो 1996 है उसमें जितने भी मेरे इनिशियल गाने थे उसको मैंने वापस से रीमेक किया है, और थोड़ा सा ट्राई किया है कि अगर मैं कुछ बेहतर कर सकूं। मुझे पता ही नहीं कि बेहतर निकला है या ख़राब निकला है, पर कोशिश मैंने की है। अब इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो ऑडियंस पकड़ लेगी उस चीज़। या सो ये डेफिनेटली आई थिंक इसकी वजह से एक बहुत डिफरेंस आ गया है कि अब एक बंदा अगर म्यूजिशियन है या उसके पास कोई म्यूज़िकल आइडिया है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा स्टूडियो जो है उससे रब्ता करे, उन्हें पैसे दे, या उसको कोई फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक बंदा घर बैठे बैठे ये जो टूल्स हैं लाइक एबलटन हो गया, लॉजिक, आई मीन आप तो अब पायरेट भी कर सकते हो इनको, जो हम रेकमेंड करते हैं कि आप चोरी किया करें सॉफ्टवेयर हमेशा। तो उसको यानी कि आप डाउनलोड करके आप घर पे बैठे बैठे चीज़ें बना सकते हो, काफ़ी अच्छी बना सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने ये भी देखा है कि एआई जो है वो बहुत ही अच्छी खासी, यानी कि अब उसके अंदर एक एडवांसमेंट आ गई है। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता उस चीज़ की, बट
कुछ मैंने लोग देखे हैं जो कहते हैं कि इसने हमें बड़ा हेल्प किया है, कि आप एक रफ सा आइडिया उसको देते हो तो वो बिल्कुल ही यानी कि आपको उसको पॉलिश करके कर देता है. ये कि एआई में कहीं ना कहीं वो जाहिर बात है आपको रोबोटिक टच तो फील होगा, राइट? ऑफ कोर्स वही बात है कि हम आप जो अगर शुरू में बात कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ों को हम इंसान से हट के ना वो मशीनी होती जा रही हैं. लेकिन फिर ये है ना कि अगर हर चीज़ मशीन करने लगेगी तो फिर ह्यूमन टच फिर कहाँ ही रह जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा जो है एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और एआई सीख किससे रहा है? हमसे ही सीख रहा है, राइट? और अगर हम उसको ही प्रिफर करते रहेंगे तो फिर ये आर्ट तो ख़त्म हो जाएगा. ऑल्सो आई वुड लाइक कि एआई जो है वो बोरिंग काम करे ताकि जो एक्चुअल मज़े के काम है वो हम कर सके. बट उल्टा हो रहा है, यानी एआई आके कह रहा है कि आर्ट भी मैं बनाऊंगा और ये सारा अब कुछ. जैसे और देखें ये आर्ट जो लगी हुई है पीछे पेंटिंग, वो विद इन सेकेंड्स बना सकता है वो, लेकिन उसमें कहाँ फ़न है? आपने इन्हीं चीज़ों से सीखा है जो गूगल पे इमेजेस है, जो लोगों की घंटों की मेहनत है. आप देखिए कोई भी एक घोड़ा बनाना है आपको, अगर एक सही ना, वो कम से कम उसको 16 घंटे लगेंगे. और उसमें फिर रीटचिंग फाइनलाइजिंग, कोई गड़बड़ हो गई फिर रीटचिंग. तो जाहिर बात है. आई मीन मैं तो मेरा ना बड़ा लाइक कॉम्प्लिकेटेड व्यू है इस पे, क्योंकि आई डू नॉट लाइक एट ऑल जो एआई वाली चीज़ हो रही है जिस तरीके से, यानी सारी आर्ट आपकी टेक ओवर हो रही है, यानी ड्राइंग्स वगैरह आपकी हो गई या आपकी कोई इवन देख, जिससे मैं हमेशा मैं अभी सलमान से बात कर रहा था कि कुछ साल पहले मैंने एक थंबनेल बनाया था साहिल अदीम का, विच लाइक एक सिंपल सी चीज़ थी. साहिल अदीम पॉडकास्ट पे आया था एंड आई मेड लाइक एक फ़नी सा कि वो ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पे हम तस्वीर उसकी आई गेस लगा देंगे. साहिल भाई खड़े हुए हैं और उनकी आंखें ग्लो कर रही हैं, ऐसे दुनिया उनके हाथों में है, पता नहीं क्या. और उस टाइम वो बड़ी एक फ़नी चीज़ थी और लोगों ने काफ़ी उसको एंजॉय किया था एंड वो हर जगह यानी कि लोगों ने थंबनेल यूज़ करना शुरू कर दिया. बट नाउ आई थिंक कि अगर आज की डेट में मैं वो लगाऊँ तो नोबडी वुड केयर, बिकॉज इट बी लाइक अच्छा ये तो एआई से उन्होंने बनाया हुआ है, ये तो एआई से 2 मिनट में बन जाएगा. तो यानी ये चीज़ों की ना थोड़ी वो भी ख़त्म हो गई है कि जो एक्साइटमेंट एक मैजिक होता था चीज़ों का कि अच्छा यार ये तो एआई 2 मिनट में कर सकता है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत एआई यूज़ कर रहा नहीं हर कोई कर रहा है यार. चैट जीपीटी कितना यूज़ हो रहा है यार. बिकॉज अभी एक मैं लाइक डॉक्यूमेंट्री पे हम वर्क कर रहे हैं, उसके लिए लाइक इलस्ट्रेशंस सारी एआई से मैंने बनवाई. बिकॉज अगर आई वुड गेट एन इलस्ट्रेटर टू डू दैट तो बस बहुत ज़्यादा टाइम लगता. तो मुझे है कि अच्छा बस मैं उससे बनवा दूँ, जल्दी काम हो जाए, बाकी मैं ध्यान दूसरी चीज़ों पे मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकूँ. तो खैर मेरी हमेशा से जो पॉलिसी या मेरी आउटलुक रही है ना, ये है कि बस दुनिया तबाह हो रही है इन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, और हम इसको रोक नहीं सकते. तो माइट एज़ वेल कि हम अपना हाथ डालना शुरू कर दें कि जितनी जल्दी दुनिया तबाह हो सकती है. वही है ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम. या ताकि चीज़ें बस एक दफ़ा जब कोलैप्स होकर तबाह हो जाए ना, तो फिर हम वापस से दोबारा से स्टार्ट बस कर सकते हैं. ये एक अलग नज़रिया है दुनिया को देखने का. लेकिन सॉरी बहरहाल हम लाइक साइड ट्रैक हो गए. तो कमिंग बैक टू म्यूज़िक, द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज कि बड़ा इजी हो गया कि कोई भी बंदा जो है वो अब घर बैठे बैठे दे कैन मेक अच्छे ट्रैक्स. और बस में टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स जो कि लोग नहीं देते हैं और क्विट कर लेते हैं. मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के कितने ऐसे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था. मैं खुद उनसे इंस्पायर होकर मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, लेकिन दे स्टार्टेड क्विटिंग ऑन इट, क्योंकि सारी बात है रेंट भी भरना है एंड दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें लगती है. एक गाना, अब जैसे आप मैं बता रहा हूँ कि जिनको नहीं आइडिया है, एक गाना ऐसा नहीं है कि मेरे को आइडिया आया मैंने लिरिक्स लिखे 24 घंटे में बन गया, ऐसा नहीं होता है. कम से कम भी एक गाने में जो है 5 से 6 दिन आपका दिमाग जो है ना कंटिन्यूसली वहीं होता है. आप काम कर रहे हो, आपके दिमाग में मेलोडी चल रही है, मेलोडी को आपने कंपोज किया, सही से कंपोज नहीं हुआ, फिर रिवाइज वर्जन, क्योंकि मेरे मोबाइल में मुझे याद है भरे हुए होते हैं ये कंपोजिशन, तेरी यादें V1, तेरी यादें V2 मास्टर्ड, V2 फाइनल, कितने बैक टू बैक में बना रहा था. फिर आप उसके बेसिस पे जो है ना लिरिक्स को बिठाने की कोशिश करते हो. आपने लिरिक्स लिखे, नहीं हुए अच्छे, बैठ नहीं रहे, फ्लो नहीं बन रहा है, फिर लिरिक्स को थोड़ा काटा पीटा ख़त्म किया. आपने ज़्यादा 4 वर्सेस लिख दी, फिर उसको करके 2 किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग रहा है. तो इट्स लाइक अ हेडेक. आप काम कर रहे हो, आपका दिमाग जो है वहीं पे होता है, यार इसमें ये एडिटिंग कर लूँ लॉन्च करने से पहले, ऑफ कोर्स फिर लॉन्च करने के बाद भी मास्टरिंग, टेप मास्टरिंग, यूनिवर्सल मास्टरिंग,
मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, आप अलग अलग करते हो। तो जब मेरी एक जीएफ गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो उसको जो है मैं बैक टू बैक भेजा करता था। वो रात को सोती थी, तो जब सुबह उठती थी तो 20 से 25 जो है उसको ऑडियोज व्हाट्सएप पे मैंने दिए हुए। बोला इसमें से सुन के बताओ कौन सा सही लग रहा है। मतलब मैं इतने कैसे सुनूं? फिर मैं उसको जो है मैसेज करता था कि भाई ये और ये इन दोनों में से बताओ कि कौन से फाइनल है। जी, ये जीएफ वाली बात बड़ी कैजुअली आपने बीच में कर दी है। मैं ये कहूँ कि यहाँ ईऑन पॉडकास्ट पे हम बिल्कुल भी कंडोन नहीं करते जीएफ्स। आप सॉरी रिश्ते करें, निकाह करें और जीएफ्स वाला मामला छोड़ दें। इस मामला कसम से छोड़ दे रहा है, क्योंकि देखो किसी ने पता है क्या खूब किया है, कहा है कि ज़िंदगी में इंसान को एक दफ़ा प्यार ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, सी दिस इज़ मेरा जो बीफ है, जो आपकी उर्दू सीन है म्यूज़िक का, कि वो बहुत ही इस चीज़ के अंदर हमेशा होता है इश्क और महबूब और लव और अच्छा, वैसे थोड़ा इस पे भी बात करते हैं कि हम थोड़ा ब्रांच आउट क्यों नहीं करते कि चलो ठीक है, मुझे समझ आ गई कि अब आपको इश्क हो गया और प्यार हो गया और आपके महबूब हैं और ये हैं, मगर कोई और भी चीज़ होगी जिसके बारे में आप म्यूज़िक बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये कि किसी के साथ ऐसी, देखिए म्यूज़िक कहाँ से निकलता है? एक्सपीरियंसेस से, आपके पास से। अगर किसी को ज़िंदगी में धोखा मिला है अपने दोस्तों से, तो वो धोखे के बारे में लिखेगा कि आस्तीन के सांप है, ऐसे है। या किसी को किसी की माँ ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो अपनी माँ के ऊपर लिखेगा। किसी के बाप ने उसको मारा, तो उस पर लिखा। अब इंसान के साथ जैसी जैसी चीज़ें होती जाती है, तो उसके बारे में लिखता जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली कहो, लव इज समथिंग जो हर बंदा हर किसी के साथ होता है ना? आपके पेरेंट्स आपके साथ सपोर्टिव हो नहीं हो, बाकी चीज़ें आपके साथ हो नहीं हो, प्यार कहीं ना कहीं आपको ढूंढ ही लेता है। तो दैट इज़ वन थिंग, वन टॉपिक जिस पे आप जो है म्यूज़िक बना सकते हो ज़्यादा। इसलिए आप देखेंगे कि सारे गाने जो है वो या तो लव के ऊपर होते हैं या हार्ट ब्रेक्स पे होते हैं। मेजॉरिटी हाँ यही चीज़ होती है, बट आई थिंक लाइक और भी चीज़ें हो सकती, जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर वो बिलाल खान का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, बचाना। और वो गाना उसने एग्ज़ाम्स के बारे में अपने लिखा था, बिकॉज उसे एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टी हो रही थी, राइट। उसी तरह एक और सिंगर है, उनका नाम ना मुझे याद नहीं आ रहा, बट हम पॉडकास्ट के बाद यहाँ पे डाल देंगे ताकि यानी कि अगर किसी ने चेकआउट करना है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आई थिंक वो एसी है या ऐसा करके कोई उनकी पोजीशन है, प्लस ही मेक्स म्यूज़िक ऑन द साइड। तो उनके मैंने कुछ गाने सुने, उन्होंने लिटरली गाने इस तरह बनाए हुए हैं कि क्या कहते हैं, आप एनओसी लेने जा रहे हो तो एनओसी जो है उसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। या एक किसी कोई बिल्डिंग मैंने देखी टूटी फूटी सी, तो उस बिल्डिंग के बारे में गाना लिख दिया। और वो बहुत अच्छे गाने हैं, लाइक वो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही कोई, हाँ यानी कि वो वेल रिटन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के और लाइक अच्छे गाने हैं, यानी कॉम्प्लेक्स म्यूजिकली, यानी कि वो बंदा बड़ा काबिल है। उसके साथ ये हो रहा होगा ज़िंदगी में, फिर उसने बोला चलो इसको एक आर्ट फॉर्म दिया जाए। या लाइक वही ना कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी लोगों को लिखना अब चाहिए, जैसे ना सिर्फ कि कोई दुनिया घूम रहा है, तो उस दुनिया में घूमने के चक्कर में उसके कितनी बैंड बजी है या कितने लोगों से मिला है, क्या क्या चीज़ें उसने सीखी है, वो उस बारे में लिख सकते हैं। एक बहुत पहले हमारे बचपन में गाना आया था, फिल्में फिल्में चलती थी, हम गाने शाने गाते थे। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें थी वो भी एक था कि हम या लोग वो सुनते थे। सजाद अली का गाना है चीफ साहब, नहीं वही सुना, बस भाई बस आज के बाद ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। ऐसा है कि यू नो बस कोई बड़ा गैंगस्टर है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, बट अब वो उसे कह रहे हैं कि नहीं, बस फेमस हुआ था लारी अड्डा, तो लारी अड्डा, राइट। तो ऐसा की चीज़ें होनी चाहिए। वैसे आप अगर अपने ज़ाती तौर पे बात करें, आप भी म्यूज़िक बनाते हैं, आपकी क्या इंस्पिरेशन है, यू वुड से म्यूज़िकली क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? तो बेसिकली तो बचपन से कहीं ना कहीं शौक था ही बचपन में। तो सीन ये था कि उस टाइम पे एक वेबसाइट हुआ करती थी, और कुछ दिन पहले ही मैं सोचा था कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया ये सारा। तो बचपन में एक वेबसाइट हुआ करती थी बटन बीट्स करके, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस पर जो है ना आप बीट्स बना सकते थे, मेलोडीज़ बना सकते थे। और उस टाइम पे मुझे मिक्सिंग का आइडिया नहीं होता था कि एक स्टूडियो इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। मैं महज 12-13 साल का हूँगा। तो उसमें यह था कि आपको उस एकदम परफेक्ट मोमेंट पे वो बीट चलानी है ताकि वो नेक्स्ट बीट के साथ मर्ज हो जाए।
तो मैंने 2 दिन फुल प्रैक्टिस की, 2-3 दिन, और एकदम मैंने सीख लिया कि किस टाइमिंग पे, क्योंकि उसका डिले भी होता था। जब बटन दबाएंगे तो 1 से सवा सेकंड का जो है वो डिले के बाद वो चलता था। तो ये मैंने 3 दिन प्रैक्टिस की। फिर मैं लैपटॉप लेके गया बाथरूम में मैंने सोचा कि सुकून है, कोई भी नहीं होगा, और मैं जाके बजाता हूँ। पूरा परफेक्टली मैंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड में कर रहा था मोबाइल में। सही है ना, मतलब बच्चा था, मुझे याद नहीं, पता नहीं कि और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिकॉर्डिंग के। तो मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट होने वाला था, शायद करीबन 5 सेकंड बचे होंगे, तो मेरी सिस्टर ने ज़ोर से नॉक नॉक कर दिया। अरे मैंने बोला यार तू 5 सेकंड रुक जाती तो मेरा ये कंप्लीट हो जाता। फिर मतलब ये है कि उस टाइम से मेरे को कहीं ना कहीं म्यूज़िक का होता था। फिर स्कूल में मैं म्यूज़िक क्लब में था, तो गिटार बजाना, पियानो बजाना, फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया तो ज़्यादा, लेकिन मुझे कि बेसिक्स आ गए थे कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। म्यूज़िक में ज़्यादा चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, बाकी द रेस्ट इज़ ऑल दैट यू कैन एक्सप्लोर। तो इस तरह से हम चलते गए। फिर कुछ पुराने गाने जैसे आतिफ असलम की कहानी, तो वो मेरा फेवरेट था, झूला झूला है, तो वो मैं बहुत सुनता था। तो आप मेरे गाने सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसका एक एसेंस मिलेगा। राइट, आतिफ असलम फैन बेसिकली मतलब हर उस टाइम का लड़का जो है 90s का लड़का आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन रह चुका है। मैं और सलमान अक्सर आतिफ असलम का वो डिस्कस करते होते हैं। आई डोंट नो अगर आपको याद है, बट आतिफ असलम बेसिकली पहले जल बैंड में था। बिल्कुल। सो फिर उनकी लड़ाई हो गई थी। और जल का भी एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा है। क्या नाम है उसका, वो लम्हे ही है गाने का नाम, वो लम्हे, उनका भी काफ़ी फिट है। एंड फनी स्टोरी अबाउट जल के जब मैं व्हेन आई वाज यंगर, तो मैंने ना मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक डाउनलोड करता होता था। तो पायरेट बेस से। अच्छा, सो पहले मैं शुरू में पायरेट बेस से करता था। उसके बाद ना मुझे हुआ कि यार मैं ना चीज़ों को अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने एक प्राइवेट ट्रैकर ज्वाइन किया। और प्राइवेट ट्रैकर जो होता है ना, वो इट्स लाइक द पायरेट बे जैसे सारे टॉरेंट्स होस्ट करता है ना। आई एम श्योर ऑडियंस में कुछ लोग कुछ होंगे जिनको टॉरेंट्स का नहीं पता, दे टू यंग टू नो। लेकिन टॉरेंट्स बेसिकली बिफोर हम सब कुछ स्ट्रीम कर सकते थे, तो टॉरेंट्स होते थे जहाँ से आप फाइल्स डाउनलोड करते थे। तो उस तरह पायरेट बे है, और उस तरह कुछ प्राइवेट ट्रैकर्स थे जिनकी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती थी। तो मैंने एक प्राइवेट ट्रैकर की मेंबरशिप ली। उसकी मेंबरशिप लेने के लिए ना आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता था पहले। अच्छा। या वो पूरा इंटरव्यू आपसे लेते थे, जिसमें वो आपसे पूछते थे कि आपको ऑडियो फाइल्स और टॉरेंटिंग के बारे में सही तरह पता है। बट एक दफ़ा मैंने वो ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे ना लाइक दुनिया की कोई भी आप एल्बम सोच लो ना, कोई भी म्यूज़िक, वो हाईएस्ट क्वालिटी में वहाँ पे अपलोडेड था। अच्छा, ठीक है, यानी बेहतरीन क्वालिटी में। और अच्छा, अब वहाँ पे ना ये सीन होता था कि आपने एक कोटा पूरा करना होता था कि अगर आपने इतना डेटा डाउनलोड करना है तो आपने इतना डेटा अपलोड भी करना है, सीडिंग भी करनी है। तो अब वो सीडिंग जो थी वो बहुत स्लो प्रोसेस थी, बिकॉज इतने ज़्यादा मेंबर्स ही नहीं थे, एक छोटी सी कम्युनिटी थी। या कंप्यूटर खुला रख के सोना पड़ता होगा। हाँ, और वो बहुत टाइम लगता था। तो अब उसका एक हल ये था कि लोगों ने ना बाउंटीज लगाई हुई थी। बाउंटी ये होती थी कि भाई हम आपको इनाम देंगे अगर आप फ़लाँ चीज़ ढूंढ के उसको लगा दो, क्योंकि कुछ चीज़ें रेयर होती हैं, वो इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। तो मैंने ये देखा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान से आई थिंक मैं 2 या 3 लोग होंगे जो पाकिस्तान से उसको यूज़ कर रहे थे, जिनमें से एक मैं था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये कुछ ना पाकिस्तानी एल्बम्स थी जो लोगों के पास नहीं थी, उनको हाई क्वालिटी में चाहिए थी। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी म्यूज़िक मोस्टली बस लोगों ने रेडियो से रिप करके लगाया होता था, या जो ऑफिशियल सीडीज़ हैं जो यानी कि रिकॉर्ड कंपनी प्रेस करती है, और यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड कंपनी है EMI जो यानी कि सारा काम करती है। अब वो सीडीज़ भी मुझे कहीं से ना मिलें, तो इवेंचुअली डिफेंस में एक शॉप थी, मुझे याद है उस टाइम मुझे ईदी मिली थी बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी ईदी इकट्ठी करके ना मैं गया था। बहुत ज़्यादा से था कि बोला कोई 4-5 हज़ार होगा। मैंने जाके ना वो सारे पैसे बस लगा दिए। मैंने ना बहुत ज़्यादा ओरिजिनल सीडीज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट की ख़रीदी, और उसमें से एक रिक्वेस्ट थी, जल की एल्बम थी प्यास। ठीक है,
तो वो मैंने एल्बम खैर फुल प्रॉपरली ना, उसकी पूरी एक प्रोसीजर होता था कि वो हाईएस्ट क्वालिटी में आप अपने डीवीडी प्लेयर में उसको डालते थे और उसको रिप करते थे, और फिर मैंने उसे अपलोड किया। तो जिस बंदे ने वो बाउंटी लगाई हुई थी उसका मुझे मैसेज आया, वो एक इंडियन पाकिस्तानी बॉय था, इंडियन बॉय था जो पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत शौक से सुनता था। तो उसने कहा कि यार बेहतरीन हो गया, तो मज़ा आ गया। हाँ तो तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं ना तुम्हें और बाउंटी देता हूँ, यानी इनाम ज़्यादा देता हूँ। और भी इस तरह की तुम सीरीज। ऐसा करो कि इसकी जो बुकलेट है, अच्छा जो ओरिजिनल सीडीज़ होती है ना उनके साथ बुकलेट्स भी आते हैं, उन पे लाइक बैंड की तस्वीरें होती हैं, लिरिक्स होते हैं, और वो जल के बॉयज़ की आई हुई थी वो फुल, यानी कि ऐसे स्टाइल मार के बहुत बुरी फोटोशॉप हुई हुई बाय द वे, ठीक है, पीछे यानी कि आसमान की यानी कि वो तस्वीरें वगैरह थी। अगर मेरे पास हुई तो वो मैं ब्लू कलर का लगाऊंगा। तो नहीं था वो? प्यास एल्बम है, ब्लू कलर की है, मेरे ख्याल से मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा फेडेड। और उसमें वो लिरिक्स भी लिखे हुए। खैर वो फिर मैंने उसके लिए सारी स्कैन करके लगाई, उसने मुझे दिए, और बहुत इंडियंस शौक से सुनते थे, तो इस तरह मैंने अपनी बाउंटी बनाई। बेसिकली मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने जल का सारा म्यूज़िक जो है वो पायरेट किया, बट व्हाटएवर। नहीं, उस टाइम पे ये काफ़ी चल रहा था, क्योंकि जो पायरेट बे और स्पॉटिफाई का जो चल रहा था इशू, वो इसी पे चल रहा था कि स्पॉटिफाई बोल रहा था कि मैं सारी चीज़ें जो है वो एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट में आपको दे सकता हूँ। और स्पॉटिफाई ने यही किया ना, ये उन्होंने अच्छी चीज़ की बेसिकली के, लेकिन देखो अब उसका भी एक इशू बन गया कि एक तो स्पॉटिफाई पे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो इनफ पे नहीं नहीं पे करते करते। आर्टिस्ट को, और जिस तरह ये नेटफ्लिक्स और इन सब चीज़ों के साथ हम देखते हैं कि अब इतनी ज़्यादा वो आ गई हैं सब्सक्रिप्शन साइट्स कि अच्छा अगर मैंने ये वाला शो देखना है तो मैं इसकी सब्सक्रिप्शन लूँ, अगर मैंने ये देखना है तो इसकी, तो अब दोबारा से पायरेसी वापस आ रही है। अब लोग मैंने देखा है कि बस वो वेबसाइट्स ढूंढ लेते हैं स्ट्रीमिंग वाली, और और उन्हीं वो पे वेबसाइट स्ट्रीम ज़्यादा करते चलती हैं। नहीं है, वो बंद कर देते, फिर वापस नहीं आ जाती है, हाँ, फिर वो फैल जाती है, और फिर लाखों ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो खैर जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उनके सर्वर्स पे रेड पड़ी, वो बंद हो गई अनफॉर्चुनेटली। बहुत दुखी दिन था मेरे लिए वो। तो उस टाइम पे बड़ी रेट चल रही होती है यार। लेकिन ये है कि उस लेकिन टाइम पे था जल ही का है। जो मैं और सलमान सॉरी बात कर रहे होते थे ना, वो हमेशा ये थी कि एक बहुत फनी वीडियो है जो सलमान ने कहीं से ढूंढ के फिर लेके आया था, जहाँ जो मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत पहले देखी थी। जो वो आतिफ असलम को कुछ बोल रहे थे यार रिकॉर्ड वो करते जल के हुए, सारे मेंबर्स है ना? बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, और साथ साथ उन्होंने ना एक लड़की बिठाई हुई है, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया कौन सी और वीडियो। वो और वो कह रहे हैं कि यार आतिफ असलम व्हाट अ लूजर, What a loser, और और जितना यानी कि आप उसको वो कर सकते हो जैसे किसी ड्रामे का सीन नहीं होता कि यार तुमने एक्टिंग करनी है कि तुम बस दुनिया के सबसे इंसान हो, ठीक है, तुम बस व्हाट अ लूजर, वो जो बुली नहीं होता एक कॉलेज के अंदर, और नहीं, उसको साथ bully किया गया था बहुत उसके लड़की बैठी हुई है, और उस लड़की से कह रहे हैं कि तुमको, और वो लड़की कहती है, फिर वो सारे हंस रहे हैं। And I thought it's so funny because Jal sort of just disappeared. किसी को नहीं पता जल का क्या बना, और आतिफ असलम असल यानी कि में फनी स्टोरी कि जब ये सारा सीन हो रहा था उसी टाइम पे मेरे ख्याल से आतिफ असलम जो है उसने आदत लिखा था, आदत बनाया था, और उसने पिच किया था जल को, Yeah. ये वाला। तो जल के जितने भी मेंबर्स थे उसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव उसको किया था कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया है इतना बकवास, क्योंकि वो ऐसा गाना है उसमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ चल रहा है। आप देखें कोई कोरस कोई ब्रिज नहीं है, वो सिर्फ वर्सेस है, वर्सेस चल रही है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और आतिफ असलम का जो एक वो है जो इनका बीच का पार्ट है, वो कोरस जितना उसका famous- वो है, हाँ, वो वही उसका chorus है यार, कोई लिरिक्स नहीं है I हाँ, guess बिल्कुल। उसके। तो इसलिए जो है ना उन्होंने उनको मना कर दिया था, बट आतिफ असलम बिंग आतिफ असलम उसको चमका, और माशाल्लाह से बॉलीवुड में गाना गया, और उसका क्रेज फैन फॉलोइंग इंडिया में इतनी बढ़ गई, पाकिस्तान में दुगनी तिगनी हो गई। तो ही बिकेम अ लेजेंड बिकॉज असल जल ने में उसको मना कर दिया। सॉन्ग राइटिंग जो है ना वो दैट्स द टफ थिंग, Tough thing, बहुत मतलब कि आपको म्यूजिशियंस मिल जाएंगे, आपको टैलेंटेड बंदे भी मिल जाएंगे, lyricist बहुत ज़्यादा है। लिरिसिस्ट, और प्लस सॉन्ग राइटिंग इटसेल्फ ना, यानी कि जो कॉर्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो गाने की, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आई थिंक एक्चुअल यानी कि की चीज़ होती है जज उसका वही है। कि सॉन्ग राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है। तो इसलिए रैप भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो नैरेटिव सेट करते हैं, और एकदम रॉ नैरेटिव होता है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं टच करता है।
हाँ राइट, आई थिंक जनरली इन लोग जो है ना वो वोकलिस्ट के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एज अपोज टू म्यूज़िक, या कोई गिटारिस्ट हो या कोई ड्रमर हो, क्योंकि वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है ना. बिल्कुल। म्यूज़िक जो होता है उसकी समझ हर बंदे को नहीं होती, लेकिन आई मीन बात तो हर बंदा एक दूसरे से करता है. तो जो सिंगिंग और वोकलिस्ट हैं और लिरिक्स उससे हैं कनेक्ट ज़्यादा कर वो इमीडिएटली बंदा उसके साथ कनेक्ट करता है. तो इसी नोट पे अली भाई आप कुछ गाना में गा के भी अगर सुना दें इन ट्रेडिशन ऑफ जितने म्यूजिशियंस इस पॉडकास्ट पे आए हैं, जो टोटल अब 2 हो गए. तो पहले आपसे जवाद अहमद साहब आए थे और ऑफ कोर्स उन्होंने अपना लेजेंडरी गाना दोस्ती गा के हमें सुनाया था. तो अगर आप भी कुछ सुना दें. मेरा वैसे एक गाना है जिस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने उसको रीमेक किया है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, पर मैं वो गा देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ज़रूर. वो मैं गा देता हूँ. बातें करके नाम है उसका. बातें. है ना. ओके. थोड़ा जो है मैं बीट्स इस तरह दूंगा अगर ओके. मसला ना हो. कोई मसला नहीं. यादों में बसी है फरियाद नहीं, ख्वाबों में छुपी है तू साथ नहीं, जब भी देखी सूरत तेरी मैंने कभी बयां ही क्या करूं मैं अल्फाज नहीं, दामन शहर में तेरी खुशबू बसी, रातों की आंचल में तेरी जोत रही, धड़कने दिल अब मेरी तुझसे बयां, लम्हा तेरे बिना लगे खाली जहां, रातें थी हंसी यादें थी नहीं, अब तो हम भी है यही पर वो बातें है नहीं, रातें थी हंसी यादें थी कहीं, अब तो हम भी है यही पर वो बात है नहीं. नाइस. थैंक यू अली भाई, थैंक यू. कोई आखिरी मैसेज? बस यही है कि यार अगर कोई सपना देख रहे हो तो इसको पूरा करने की हिम्मत करो और बढ़ते रहो. दुनिया वाले तो बोलेंगे, आपको अपने ऊपर जो है फुल कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आज हम यहाँ जो बैठे हैं हमने भी अपने ड्रीम्स को पीछे नहीं छोड़ा है. आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे डिसीजंस लिए, मैंने भी लिए, तब हम जाके यहाँ बैठे हुए हैं. सही है ना. तो इट्स नॉट अबाउट कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इट्स अबाउट कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपके बारे में क्या राय रखेगा. राइट. ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है हमारी पॉडकास्ट के लिए. मेरा मैसेज है कि बस दुनिया ख़त्म हो रही है, तबाह हो रही है. AI तबाह कर रही है इसको. AI टेक ओवर कर रही है. बस अपने आप को बचाओ, भाग जाओ, पहाड़ों में भाग जाओ. कसम से मैं ये बोलता हूँ, पता है, पहाड़ों में भाग जाओ. मैं खुद यहाँ से स्कर्दू निकलने वाला हूँ. ये दिस इज द मैसेज, दिस इज द प्रॉपर. देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अकेले चलना सीखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देगी, साथ नहीं. सिंपल सी बात. बेशक बेशक. अली भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यार आपने बुलाया, इतनी इज्जत थी, बहुत बड़ी बात है.